एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गैलरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन स्पेशली आर्ट टीचर की तैयारी करने वाले सभी ऑल इंडिया लेवल के फाइन आर्ट के कैंडिडेटों के परिप्रेक्ष्य में होगा और ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के एनसीईआरटी कलर रिवीजन नोट्स के अकॉर्डिंग मॉडल को सेट किया जा रहा है। आप चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर हो, चाहे बीपीएससी का पेपर हो, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस, ऑल इंडिया लेवल के हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। हम लोग हर एक क्वेश्चन पर फिगर बेस इम्पॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को पहले लास्ट तक जरूर देखिए और उसके बाद आप लोगों के अच्छे लगे तो फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, आप लोगों की रिक्वेस्ट है। तो चलिए हम लोग सीधे अपने प्रैक्टिस सेट पर चलेंगे। और उसके पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसके पहले मैंने आप लोगों को सेट प्रोवाइड कर दिया है जिसमें 1 to 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके आगे की कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड के हर एक क्वेश्चन को प्रस्तुत करूंगा और वो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं या आने की पूरी संभावनाएं व्यक्त हो रही हैं। देखिए, अगर क्लाउड गेट की बात करें तो क्लाउड गेट जो है ये बहुत ही विख्यात मूर्ति शिल्प है क्योंकि अभी आप लोगों के पिछली नेट जेआरएफ के पेपर में सीधे सीधे क्लाउड गेट के बारे में पूछ लिया गया था। तो मैं आप लोगों की इसके डिस्कस भी करूंगा और आप लोगों को वो पिक भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये जो शिकागो में है और डायरेक्ट पूछ लिया था कि क्लाउड गेट कहां पर स्थित है तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा शिकागो में। ये नेट जेआरएफ का क्वेश्चन पुटअप किया गया है तो हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो शिकागो के कहां पर है तो ये मिलेनियर पार्क में है। दोस्तों, शिकागो कहां है तो इसको यहीं पे याद रखेंगे, USA अर्थात यूनाइटेड नेशन अमेरिका में ये स्थित है। और ये प्रख्यात मूर्ति जो क्लाउड गेट है ये आप लोगों के सामने यहां पर निर्मित है। इसको अनीस कपूर ने 2006 में निर्मित किया था। इस डेट को भी याद रखेंगे क्योंकि किसी भी तरह से ये पुटअप किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूं, अनीस कपूर। अगर अनीस कपूर के इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस करें तो यहां से कुछ पॉइंटें आप लोग याद रखेंगे। अनीस कपूर का जन्म जो होता है वो 12 मार्च 1954 को होता है। इस डेट को याद रखेंगे। अनीस कपूर कौन है तो एक प्रख्यात क्या है, स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं अर्थात मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। और यहां से जो इनकी इंपॉर्टेंट पॉइंटें हैं उसको भी मैं आप सभी लोगों को यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। ये जो क्लाउड गेट है ये किस में निर्मित की गई है तो याद रखेंगे ये जो है स्टेनलेस स्टील में निर्मित की गई है अर्थात इसके मीडियम को याद रखेंगे। किस में निर्मित की गई है, स्टेनलेस स्टील में निर्मित की गई है। अगर क्लाउड गेट इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आप सभी लोगों को क्या बताऊं, इसकी जो मेजरमेंट अनीस कपूर ने निर्मित किया है उसके बारे में भी आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करें तो आप लोग बाउंड्री के पार अपने गेंद को पहुंचाइए और हर एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके मेजरमेंट की बात करें तो इसका मेजरमेंट जो है वो 10 इंटू याद रखेंगे 13 इंटू 20 क्या है, मीटर में है, इतना याद रखेंगे। इसका ये मेजरमेंट है क्योंकि इतनी सुंदरता के साथ इस क्लाउड गेट को निर्मित किया गया है जो कि आप लोग पिक के माध्यम से देख रहे हैं और ये मिलेनियर पार्क में स्थापित है। ओके, इसमें जो अनीस कपूर ने जो अपनी रूपरेखा तैयार की है ऐसा लगता है कि आकाश को यहीं पर पृथ्वी पर लाकर अनीस कपूर ने प्रस्तुत कर दिया है। अनीस कपूर एक विख्यात भारतीय मूल के ब्रिटिश में रहने वाले अपने उल्लेखनीय मूर्तियों के लिए विख्यात हैं और अब ये भारतीय मूल के ब्रिटिश मूर्तिकार के रूप में पूरे विश्व पर अपनी छाप बनाए हैं और वर्तमान में
बहुत ही महंगे मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं अनीश कपूर। तो इनके जो भी पॉइंट को मैंने डिस्कस किया वो ध्यानपूर्वक आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, याद रखेंगे घाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है घाव, जिसको हम लोग वुंड्स के भी नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। या तो घाव के रूप में डायरेक्ट पुटअप करेगा या तो वुंड्स के नाम से प्रस्तुत करेगा। ये देखिए इंग्लिश है और ये इसका हिंदी रूपांतरण है, इसको आप लोग याद करेंगे, जो कि मैं आप लोगों को सामने हर एक पॉइंट को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। ये क्या है, एक श्रृंखला है। श्रृंखला दोस्तों कोई एक पर्टिकुलर पेंटिंग नहीं है बल्कि एक सीरीज है। ओके, तो इस सीरीज को याद रखेंगे, कभी भी पुट अप कर सकता है। तो घाव या वुंड्स एक श्रृंखलाबद्ध इसको निर्मित किया गया है। से संबंध है कौन, सोमनाथ होर, जोगेन चौधरी, रामेश्वर बूटा एंड भूपेन खक्कर। आप सभी लोग समझ चुके हैं। मैंने पिक के माध्यम से समझाने की कोशिश किया तो आप लोगों के सामने दिख रहे हैं भारत के प्रसिद्ध प्रिंट मेकर सोमनाथ होर जी। जितनी भी इनकी कल्पना की जाए वो काफ़ी विख्यात रही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सोमनाथ होर। अगर हम लोग सोमनाथ होर जी के इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस करें तो ये क्या हैं, एक प्रसिद्ध क्या रहे हैं, प्रिंट मेकर रहे हैं। याद रखेंगे क्या रहे हैं, प्रिंट मेकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिंट मेकर के साथ साथ इनकी और किन किन माध्यमों में, किन किन क्षेत्रों में विख्यात रहे हैं, तो ये प्रसिद्ध एक मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। हर एक पॉइंट को जरा ध्यान से समझेंगे, वीडियो लंबी होगी दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों के सेट के माध्यम से हर एक सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद ये साथ ही साथ और क्या रहे हैं, तो प्रसिद्ध चित्रकार के भी रूप में जाने जाते हैं। चित्रकार और किस माध्यम में जाने जाते हैं, तो एक प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार अर्थात म्यूरलिस्ट के भी रूप में जाने जाते हैं। हर एक पॉइंट को जरा ध्यान से सोचिएगा कि हम क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इनकी जो ख्याति रही है, एक प्रिंट मेकर जो कि काफ़ी विख्यात रहे, मूर्तिकार भी रहे, चित्रकार भी रहे और म्यूरलिस्ट रहे। तो ये बहुमुखी विधा में कार्य करने वाले विद्वान हैं, कलाकार हैं, तो इनको याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर सोमनाथ होर जी के बारे में बात करें कि इनकी प्रसिद्धि किस में रही है, ठीक है, तो अधिक इनकी प्रसिद्धि किस में रही है, छापा चित्रकार अर्थात प्रिंट मेकर के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार करेंगे। और इन्होंने जो जख्म चित्र श्रृंखला, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जख्म, या तो घाव कहिए या तो इसको जख्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है। तो जख्म कहिए, घाव कहिए, वुंड्स कहिए, ये क्या है, एक सीरीज इन्होंने बनाई थी, तस्वीर इन्होंने बनाई थी। इनकी एक बहुत ही सुंदर कोटेशन है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, और इनके माध्यम से आप लोगों के दिमाग पे एक असर पड़ेगा कि क्यों ये घाव श्रृंखला बनाए। मैं आप लोगों को छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ कि जब ये बंगाल की जो भी अकाल पड़ी हुई थी, तो वहाँ पर जितने भी गरीब तबके के लोग थे, भूखे प्यासे गरीबी के माध्यम से जितनी विकराल स्थिति उस अकाल में पड़ी थी, उससे सोमनाथ होर जी काफ़ी द्रवित हुए थे, प्रभावित हुए थे, और अपनी जो इच्छाओं को कैनवास पर उन्होंने व्यक्त किया था, और इनका माध्यम जो रहा था हर समय जख्म रहा था। इसीलिए उनका एक क्वेट्स है, और उस क्विट्स को याद रखिएगा कि मैं तस्वीर नहीं बनाता हूं, मैं क्या बनाता हूं, मैं जख्म बनाता हूं। याद रखेंगे, इस कोटेशन को याद रखेंगे कि मैं तस्वीर नहीं बनाता हूं, मैं जख्म बनाता हूं। इस कोटेशन को सदा याद रखेंगे। आपके एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत नहीं हो सकता है, तो इस कोट को याद रखेंगे। डायरेक्ट इसको भी पुटअप किया जा सकता है,
याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डबल स्टार करेंगे। तो ये सोमनाथ होर जी के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ओके, नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है कि सार्वजनिक मूर्तिकला एट द हब ऑफ द थिंग्स किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने क्षमा मांगना चाहता हूं कि देखिए, दो ही क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने में, हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने में आप लोगों के सामने, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि 10 मिनट का टाइम आप लोगों ने चाट लिया दो क्वेश्चन को। लेकिन इस दो क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को कितनी पॉइंटों को डिस्क्राइब कर दिया, अगर पूरी तरह से देखा जाए तो उनकी एक पूरी होल को कवर कर लिया गया है इन दो कलाकारों को। तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप लोग पूरी सीरीज को कवर करेंगे तो कोई चीज़ पढ़ने की, कोई कोचिंग लेने की, कोई भी पैसे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा है कि एट द हब ऑफ द थिंग्स, यह एक प्रसिद्ध क्या है? याद रखेंगे, सार्वजनिक मूर्तिकला है। ये क्या है? एट द हब ऑफ द थिंग्स, डायरेक्ट पुटअप करेगा क्या है, तो ये मूर्ति शिल्प है। किसके द्वारा निष्पादित किया गया था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करना है। तो इसको निर्मित करने वाले जो प्रसिद्ध कलाकार हैं तो वो थे अनीस कपूर। अनीस कपूर के बारे में हम लोगों ने उल्लेख कर चुके हैं, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट हम एट द हब ऑफ द थिंग्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही विख्यात रहा है। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसको अनीस कपूर ने 1987 ईस्वी में, इस डेट को याद रखेंगे, एडी में इसको निर्मित किया था। इसके अगर मीडियम के बारे में बात करें तो इसका मीडियम जो है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लू में, अर्थात ये पर्शियन ब्लू में निर्मित किया गया है। पूछ लिया सकता है क्योंकि इसकी बहुत ही सुंदरता के साथ इसको क्रिएट किया गया है। तो इसको किस में निर्मित किया गया है? तो पर्शियन ब्लू में। इसको पिगमेंट को याद रखेंगे, पर्शियन ब्लू। प्लस इसमें और क्या इनवाइट किया गया था? तो इसमें रेजिन को ऐड करके इसको किसमें? फोम पर निर्मित किया गया था। फोम पर निर्मित किया गया था। तो ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके पिगमेंट को जरूर से जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी सुंदरता के साथ अनीस कपूर जी ने इसको निर्मित किया है, इसको नोट करेंगे। पर्शियन ब्लू एंड रेजिन को किसमें? फोम के माध्यम से निर्मित किया है, और इसके डेट को 1987। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है कि 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार इनमें से किस कलाकार ने जीता था? आप लोगों के सामने पिक प्रस्तुत किया गया है। 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार जो प्राप्त किया गया था वो किसके द्वारा प्राप्त किया गया था? तो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी नलिनी मलानी, अर्थात ए इज राइट आंसर। अगर हम लोग जॉन मीरो पुरस्कार के बारे में अगर बात करें और नलिनी मनाली जी के बारे में बात करें, तो नलिनी मनाली जी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंटें सामने आती हैं, क्योंकि ये एक ऐसे आर्टिस्ट रही हैं जो कि मिश्रित माध्यमों में कार्य करती हैं। मिश्रित माध्यम में, अर्थात इनकी सबसे ज़्यादा उल्लेखनीयता किस में रही है? तो याद रखेंगे इंस्टॉलेशन। इसको याद रखेंगे, इन सभी पॉइंटों को, इंस्टॉलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका इंस्टॉलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही विख्यात रहा है। इनका इंस्टॉलेशन एक बहुत ही फेमस रहा है, कौन सा है? जिसका नाम है गेम पीसेस। बहुत ही सुंदर इंस्टॉलेशन है, गेम पीसेस। इसको पूछ लेता है कि डायरेक्ट कि गेम पीसेस किसकी इंस्टॉलेशन है या किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये नलिनी मनाली जी के द्वारा निर्मित किया गया है, और इसका डेट क्या था? 2003 में निर्मित किया गया था। ये एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन के साथ साथ भिन्न भिन्न जो नई नई जो तकनीकें आज कला के क्षेत्र में प्रस्तुत की जाती हैं, वो नवीन विधा के माध्यम में कार्य करने वाली, नवीन तकनीक में कार्य करने वाली एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं। और ये इंस्टॉलेशन के साथ साथ याद रखेंगे इनको कि ये
आर्ट में भी इन्होंने कार्य किया है, इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल आर्ट में भी इन्होंने अपनी प्रसिद्धि दिए हैं, तो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि समकालीन, जिसको हम लोग आधुनिक कला के भी नाम से जानते हैं, कि भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। और ऑप्शन के रूप में आदम और हवा दिया गया है, दीवारों से सरोकार दिया गया है, पुरुष और प्रकृति दिया गया है, एक गुलाब का जन्म दिया गया है। तो इस विकल्प में जो अनुपम सूद जी का जो प्रसिद्ध छापा चित्र, याद रखेंगे छापा चित्र का शीर्षक क्या रहा है, तो वो है ऑफ वॉल, अर्थात दीवारों से सरोकार, अर्थात बी इज राइट आंसर को हम लोग टिक करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दीवारों से सरोकार। और इस पेंटिंग को मैंने आप सभी लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया है, जिसको हम लोग ऑफ वॉल के भी नाम से जानते हैं, या दीवारों से सरोकार। ये अनुपम सूद जी रही हैं, ध्यान देखिए। मैं थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो मेरे ऑफलाइन बैच के जो कैंडिडेट हैं, मैं इसलिए आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ और पिक प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जब कभी बात आ जाती है तो कितने सारे जो बच्चे हैं, जैसे टेक्निकल आर्ट के बच्चे, तो जब बातें होती हैं तो अनुपम सूद जी को एक मेल और फीमेल में उनको डिफरेंट ही नहीं मालूम होता है, क्योंकि वो कभी देखे नहीं हैं और वो आर्ट के बारे में, आर्टिस्टों के बारे में परिचित नहीं हैं, तो वो समझते हैं कि ये मेल हैं। बट अनुपम सूद जी जो हैं एक फीमेल आर्टिस्ट के रूप में विख्यात रही हैं, इनको याद रखेंगे। मैं सभी कैंडिडेटों को नहीं कर रहा हूँ, जिनको नहीं मालूम होता है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक फीमेल कैंडिडेट हैं, याद रखेंगे। जितने भी आर्ट के कैंडिडेट हैं ध्यान से समझेंगे। तो ये फीमेल कैंडिडेट हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके जन्म के बारे में लेकर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनका जन्म जो होता है 1944 में होता है। और कहाँ पर होता है? पंजाब के होशियारपुर में। पंजाब के होशियारपुर में इनका जन्म होता है, इनको याद रखेंगे। ये अनुपम सूद जी हैं और इनकी जो उल्लेखनीयता रही है, एक प्रसिद्ध क्या है, छापा कलाकार के रूप में काफ़ी विख्यात रही हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग याद रखेंगे। ग्राफिक चित्रकार कहिए, छापा चित्रकार कहिए। और इस जो पेंटिंग को, इस जो चित्र को इन्होंने जो निर्मित किया गया, वो लिथोग्राफी विधि से इन्होंने निर्मित किया है। किसमें पूछ लिया जाता है, लिथोग्राफी टेक्निक में इसको निर्मित किया है, दीवारों से सरोकार के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, नेट जीआरएफ बार बार रिपीटेड ये होने वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने पिक देख लिया, क्योंकि यही हैं कौन, तैयब मेहता जी, अर्थात डी इज राइट आंसर। तैयब मेहता जी को याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, और तैयब मेहता जी एक प्रसिद्ध क्या हैं, चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। और ये कैसे चित्र बनाते हैं, अपने विकर्ण चित्रों के लिए काफ़ी विख्यात रहे हैं। भारतीय कला के इतिहास में एक ऐसे कलाकार हुए जो आधुनिकतावादी कला के ऊपर काफ़ी टाइम से अपनी जो भी स्थिति थी, जो भी अपनी धैर्यता थी, वो अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। इसीलिए आधुनिकतावादी शैली से ये काफ़ी प्रभावित कलाकार भी माने जाते हैं। और ये भारतीय इतिहास में तैयब मेहता जी काफ़ी उल्लेखनीय माने जाते हैं। यही कारण है कि तैयब मेहता जी जो थे बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के भी सदस्य रहे हैं। और इनकी जो भारतीय पेंटिंगें हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे काली पेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो काली पेंटिंग है, बहुत ही बार पुटअप किया जाता है कि ये काली पेंटिंग किसकी है। उसी के अनुसार तैयब मेहता जी की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग थी, सभी लोग जानते हैं, उसका नाम था सेलिब्रेशन, जो कि काफ़ी
विख्यात ये सारी पेंटिंगें मानी जाती हैं। सेलिब्रेशन जो कि बहुत ही महंगी पेंटिंग मांगी, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए में ये बिकी हुई थी। इनकी एक और भी पेंटिंग है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रंग विकर्ण, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है रंग विकर्ण। ये बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय ये सारी पेंटिंगें हैं जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम में पुटअप कर ली जाती हैं। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा और तैयब मेहता जी को याद रखिएगा, कौन है कि एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन की अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया है। इस पॉइंट को नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कामुकता याद रखेंगे। कामुकता अर्थात सेक्सुअल की जो मिश्रियता है वो अपने चित्रों में काफ़ी उल्लेखनीयता के साथ प्रस्तुत किए हैं। क्योंकि आप लोग अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को ज़रा ध्यान से देखिए, किस प्रकार से 2021, 2016 में किस प्रकार से एग्ज़ाम में तोड़ मरोड़ कर उनकी हर एक पॉइंट को दे रहा है। तो ये भी बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं और आप लोग पिक के माध्यम से समझ चुके होंगे कि ये मैं किन के बारे में बात करता हूँ। तो के लक्ष्मा गौड़ जी हैं। अर्थात के लक्ष्मा गौड़ जी कौन रहे हैं? तो एक मुद्रण निर्माता अर्थात प्रिंट मेकर के रूप में भी जाने जाते हैं और चित्रकार के रूप में भी इनकी पहचान रही है। तो 2 पॉइंट आप लोग ये ध्यान से डिस्कस कर लीजिएगा। और इन्होंने अपने चित्रों में जो इनकी पहचान रही है ग्रामीण जीवन, याद रखेंगे ये 3rd पॉइंट होगा कि अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण के लक्ष्मा गौड़ जी करते हैं। अगर के लक्ष्मा गौड़ जी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है तो इनका जन्म कब होता है? 1940 में। और कहाँ पर होता है? तो याद रखेंगे इनका जन्म जहाँ पर होता है निजामपुर। और निजामपुर वर्तमान में कहाँ पर है? ये तेलंगाना स्टेट जो है वहाँ पर होता है। और तेलंगाना स्टेट जो है वो जो आज प्राचीन समय में जैसे आंध्र प्रदेश जिसको हम लोग कहते थे, आज तेलंगाना के नाम से जाने जाता है। तो निजामपुर में इनका जन्म होता है। क्योंकि देखिए तेलंगाना का बंटवारा हो चुका है तो आप लोगों के इनके लोकल स्टेट को भी जानने की कोशिश करिएगा। जिस प्रकार से यूपीपीसीएस के कमीशन में काफ़ी लोकलीलता के बारे में बात किया जा रहा है, तो वही मैं आप लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन के ट्रेंड के अनुसार आप लोगों को हर एक छोटी से छोटी बातों को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहे के लक्ष्मा गौड़ जी। और के लक्ष्मा गौड़ जी के अगर बारे में बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट हैदराबाद, जो कि आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हैदराबाद आज जो तेलंगाना है उसका कैपिटल है। हैदराबाद से इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से इन्होंने पढ़ाई किया था। और इनकी सेक्सुअलता ग्रामीण जीवन से काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है और प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ प्रिंट मेकर के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी हर एक पॉइंट को यहाँ पर नोट करिएगा। अगले जो हमारे भारतीय महापुरुष रहे हैं जिनकी काफ़ी भारतीय कला के इतिहास में काफ़ी उल्लेखनीय योगदान रहा है और आर्ट के बच्चों के लिए इनकी जितनी भी सराहना की जाए वो सादा ही कम हो गए। क्वेश्चन है कि जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया उसका नाम क्या है? आप सभी लोग समझ चुके हैं कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हैं कैंटिस कुमार स्वामी अर्थात आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी जिनकी इनकी उल्लेखनीयता के बारे में अगर बात किया जाए तो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं, एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और इनके बारे में अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो इनका जन्म जो होता है वो 22 अगस्त 1877, इस डेट को याद रखिएगा। और कहाँ पर होता है? आज जो वर्तमान में कोलंबो श्रीलंका है, कोलंबो श्रीलंका में इनका जन्म होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कलाकार रहे हैं और कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अगर इनके मौलिकता के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने भारतीय कला को जो पुनर्जीवित करने में जो योगदान के बारे में इन्होंने जो बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में इन्होंने जो उल्लेख किया है
वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये आनंद कुमार स्वामी जो थे, इन्होंने ही अवनींद्रनाथ और उनके शिष्यों के जो तकनीकी कला थी उनके प्रयोगों की काफ़ी सराहना करते हुए वह स्वीकार किए कि इस कलाकारों ने भारतीय कला को पुनर्जीवित करने में काफ़ी योगदान दिए हैं। तो आनंद कैंटिस कुमार स्वामी को आप लोग याद रखेंगे और इनका जो संबंध जो रहा है वो बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली थी? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। खान बहादुर, देखिए खान बहादुर, और ये पदवी किसे मिली थी और किसने दिया था, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर पिक के माध्यम से देख रहे हैं, ये कौन हैं? तो ये AR चुगताई, जिनको हम लोग अब्दुल रहमान चुगताई के रूप में जानते हैं, यही अब्दुल रहमान चुगताई हैं जिनको खान बहादुर की पदवी से सम्मानित किया गया। एक प्रसिद्ध बंगाल शैली के चित्रकार रहे हैं। किस शैली के? बंगाल शैली के। हर एक पॉइंट को नोट करिएगा, बंगाल शैली में ये कार्य करने वाले कलाकार रहे हैं। यहाँ पर चुगताई शब्द आया है और ये चुगताई मुगलिया शब्द है दोस्तों। तो यार याद रखिएगा, अगर इनके जन्म के बारे में बात करेंगे, हर एक पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझिएगा। इनका जन्म जो होता है किस सन में होता है? 1897 ईस्वी में होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? तो याद रखेंगे 1975 ईस्वी में होती है। इनका जन्म जो होता है लाहौर पाकिस्तान में होता है, लाहौर में होता है, नोट करिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो चुगताई है ये मुगलिया शब्द है और ये जो थे ये मुगलों के टाइम के जो इनके वंशज चित्रकार थे, उन्हीं के पीढ़ी दर पीढ़ी जो चित्रकारी में जो उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे थे, उसी पीढ़ी के ये कलाकार माने जाते हैं अब्दुल रहमान चुगताई। अर्थात मुगलों के शासनकाल में भी इनके वंशजों ने कार्य किया है। तो स्वाभाविक सी है, वंशता का गुण इनके अंदर भी रहा। और ये खान बहादुर की पदवी जो दी गई थी, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। क्या याद रखेंगे? ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। अंग्रेज जब भारत पर शासन कर रहे थे तो उस समय अंग्रेज सरकार द्वारा इनको खान बहादुर की पदवी दी गई थी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य भी माने जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। और ये मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में कार्य भी कर चुके हैं। और क्रोमोलिथोग्राफी की ये लाहौर जो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स है उसमें व्याख्याता अर्थात लेक्चरर भी थे। तो किसमें? क्रोमोलिथोग्राफी में। याद रखिएगा, किसमें लेक्चरर थे? याद रखिएगा, क्रोमोलिथोग्राफी। इस पॉइंट को नोट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, जब ये मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है? लाहौर में है। तो वहीं पर लाहौर में क्रोमोलिथोग्राफी के लेक्चरर थे, व्याख्याता थे। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा अब्दुल रहमान चुगताई से। बार बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि अब्दुल रहमान चुगताई का किस शैली से संबंध रहा है? तो ये बंगाल शैली से काफ़ी प्रभावित थे और ये अवनींद्रनाथ के शिष्य भी माने जाते हैं। अगर इनकी बात करें कि इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा किससे ली थी, तो याद रखेंगे, यहाँ पर मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, याद आ गया। प्रारंभिक शिक्षा, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो ली थी वो उस्ताद मीर बख्श से लिया था। किससे? उस्ताद मीर बख्श से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली थी। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण किया था। दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर हरिपुरा कांग्रेस पोस्टर का निर्माण किया गया था किस सन में? 1938 में। और ये कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो नंदलाल बोस जी के द्वारा किया गया था। आप लोग पिक के माध्यम से देख रहे हैं। और नंदलाल बोस जी की ये जो पेंटिंग है बहुत बार पुटअप कीजिए रहे, जो कि मैं आप सभी लोगों को दिखाना। इस पेंटिंग का नाम जो है वो है सती।
इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगर नंदलाल बोस जी यहाँ पर आए हुए हैं तो इनके जन्म के बारे में बात करें, जो कि अक्सर बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है, तो इनका जन्म जो होता है नंदलाल बोस जी का, वो 1882 में होता है। कहीं कहीं पर आपको 83 भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसको भी सही माना जाता है, लेकिन 82 काफ़ी विख्यात रहा है। और इनका जन्म जो होता है वो बिहार, जो आज बिहार राज्य है, बिहार राज्य के खड़गपुर में होता है। जितने भी बीपीएससी के कैंडिडेट हैं इसको नोट करेंगे, क्योंकि ये बिहार के कैंडिडेट हैं, बिहार इनकी जन्मभूमि रही है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और सती इनकी बहुत ही उल्लेखनीय चित्र है। इन्होंने हरिपुरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था उसमें प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर पर काफ़ी विख्यात कार्य किए थे। तो ये पोस्टर का भी निर्माण किए थे किस सन में? 1938 ईस्वी में। यहीं पर मैं आप सभी लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में, कहां पर? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन जो इसका 1937 में होता है। फैजपुर वो कांग्रेस का अधिवेशन था, और उस अधिवेशन में नंदलाल बोस जी को कार्य करने का जो दायित्व दिया गया था वो मंच और तोरण की सज्जा के लिए दिया गया था, डेकोरेशन करने के लिए दिया गया था। तो सज्जा में भी ये काफ़ी उल्लेखनीय कार्य करते थे। तो इस सज्जा को याद रखिएगा। फैजपुर में इन्होंने क्या किया था? सज्जा का काम किया था, मंच और तोरणों की सज्जा के लिए। और इन्होंने 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण किया था। तो आप लोग देख रहे हैं कितने विख्यात कलाकार थे। और हरिपुरा कांग्रेस के पंडालों की सज्जा भी इन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ किया था। तो ये नंदलाल बोस जी हैं, और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रिय शिष्यों में माने जाते हैं। इनके गुरु कौन थे? तो अवनींद्रनाथ। और इनका संबंध किससे रहा है? तो ये संबंध रहा है बंगाल शैली से रहा है। अगर इनके माध्यम की बात किया जाए तो इन्होंने टेम्परा माध्यम में भी कार्य किया है, इन्होंने लिनोकट माध्यम में भी कार्य किया है, इन्होंने वाश टेक्निक में भी कार्य किया है। तो ये विभिन्न विधाओं में कार्य करने वाले उल्लेखनीय कलाकार माने। इनकी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इनको हम लोग मास्टर मोसाय के भी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, मास्टर मोसाय के भी नाम से जाने जाते हैं। कौन? नंदलाल बोस जी। इनकी मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 1966 में होती है, इसको भी याद रखिएगा। और ये शांति निकेतन के गुरु भी रहे हैं, मतलब वहाँ पर अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए हैं, गुरु शिक्षा भी दिए हैं। तो इनको याद रखिएगा, शांति निकेतन। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया। इसी प्रकार से ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। और जो बच्चे अभी तक बने हुए हैं, विश्वास करता हूं कि आप लोग इस 10 क्वेश्चनों में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर किया है, और वादा करते हैं कि आप लोग इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने फीडबैक जरूर से ज़रूर प्रोवाइड करिएगा इस तरह के कंटेंट करने के लिए। अगर किसी प्रकार की आप लोगों को सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों। और आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को टेलीग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग मुझसे जुड़कर अपने प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।